हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो इससे पहले कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन जानें, हम ये भी जानेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को जानने में हमें वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। तो वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1676 में अपना एक लॉ दिया। वो लॉ था लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो उन्होंने अपने खोज जो हमने उन्होंने ये लॉ खोजा, तो उन्होंने स्प्रिंग्स पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने लॉ को इस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले मैं इसमें से एक पेन पिक कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं, लिखना जो पड़ेगा ही। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्प्रिंग्स पे। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्प्रिंग्स पे। और उन्हें लॉ ऑफ इलास्टिसिटी कब दिया था? 1676 पे। वो कौन साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक। तो उनने क्या खोजा? उनने खोजा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है, वी फाउंड इफ वी अप्लाई फोर्स फोर्स दैट चेंज द लेंथ ऑफ द इलास्टिक मटेरियल। यानी कि कोई फोर्स अगर इलास्टिक मटेरियल के लेंथ को चेंज कर दे तो दिस चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और लोड। कैसे? जैसे एक माना एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ है एल, इस पर हमने एक फोर्स लगाया, मतलब इसको हमने खींच दिया, मतलब एक तार है इस तरह का और हमने इसको खींच दिया इस तरह से। और हमने देखा कि इसके लेंथ में खींच के अब क्या हुआ, खींचने के बाद इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई ऐसे। तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ी? ये डेल्टा एल बढ़ गई। तो जो डेल्टा एल जो चेंज हुआ है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। ठीक है, यहाँ क्या फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एल के। ओके। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि फोर्स बढ़ा, चेंज बढ़ा। बट एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि फोर्स बहुत बड़ा और पता चला कि ऑब्जेक्ट टूट ही गया, है ना, ये भी आ सकता है। तो इसको भी हम समझेंगे आने वाले कुछ आने वाले वीडियो में, जिसमें जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, उसमें समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ कन्फाइंड रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को लेके। तो इस इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझने में मदद मिली स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तो सबसे पहले स्ट्रेस को समझ लेते हैं, और स्ट्रेस को समझने के लिए पहले फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, माना एक ब्लॉक है इस तरह का। ओके, ये इस तरह का एक ब्लॉक है और ब्लॉक को आपने कोई फोर्स लगाया यहाँ से। ओके, जब फोर्स हम इस पर लगाएंगे, और ये इलास्टिक मटेरियल है, एक्चुअली ये क्या है? इलास्टिक मटेरियल, कोई भी इलास्टिक मटेरियल है ये। और इस पर हमने फोर्स लगाया यहाँ से, इस डायरेक्शन से, और इसके शेप में, साइज में कुछ चेंज आ गया, वो कुछ भी चेंज आया। और जब हम इस फोर्स को अप्लाई करके छोड़ देते हैं, तो वापस जो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, स्थिति नंबर एक ये है कि फोर्स से पहले इसमें एक फिक्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, यानी कि सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम्स इसके फिक्स हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार जो है फिक्स रहता है। ठीक है, और जब हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा हिल गया मतलब चेंज हो गया। तो चेंज हो गया अब इस फोर्स को अप्लाई करने से। जब तक ये फोर्स अप्लाइड है वो चेंज ही है, और जब ये फोर्स हट गया तो वो वापस वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपनी जगह पे आ जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपने ही आकार में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस फोर्स को, यानी कि इस मेन फोर्स को रिमूव होने के बाद एक फोर्स और लगाते हैं अपने आप को यथास्थित करने के लिए, यानी कि तो इस फोर्स को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। यानी कि मेन फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स, सॉरी, दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम इस तरह के लें, दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स, ये आर लिख दिया मैंने, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए मैंने इस पर माइनस साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, एफ और रेस्टोरिंग फोर्स, यानी कि फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर होते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब आता है स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। माना ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एरिया था ए, एरिया जो है इस ऑब्जेक्ट का वो है ए,
अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक जगह पे ही अप्लाई हो रहा है फोर्स, वो पूरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो रहा है, जो रेस्टोरिंग फोर्स है। ओके, तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हमारा कहा जाता है, स्ट्रेस क्या कहा जाता है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका, इन दोनों का। अब ये बात भी ध्यान में रखने के लिए बात है कि फोर्स, मेन फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है इनका, ये ध्यान रखना, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन, इनके जो डायरेक्शंस हैं अपोजिट है, राइट, डायरेक्शंस अपोजिट है। मेन फोर्स का इधर है तो रेस्टोरिंग फोर्स का इधर है, बट मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो जो स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है वो जो भी फोर्स है एफ, इसको अगर हम डिवाइड करें ए से तो ये हो गया, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम स्ट्रेस, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे एफ का तो यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया यूनिट स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट ये है। अब हम चलें तो स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन को समझने के लिए पहले मैं एक और इसमें एक फिगर बनाता हूँ। जैसे कि वैसे तीन चार फिगर हमारे संभावित होने चाहिए, क्योंकि फोर्स किसी भी तरह का लग सकता है। जैसे ए बना लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का है और उस पर हमने फोर्स लगाया इस तरह, दोनों एंड पे इस तरफ, या हो सकता है हम फोर्स लगा रहे हैं इसको, या इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं दोनों एंड पे इस तरफ। और बी वाला हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिक्स है माना, और हम इसको सिर्फ इस सिरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी स्थिति कैसी हो गई कि यहाँ पर तो फिक्स है, बट ऐसे समथिंग लाइक दिस, तो ये अपनी स्थिति से इतना एक्स चेंज हो गया, राइट। सी स्थिति हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का रखा हुआ है ऐसे जमीन के सहारे ऐसे, और हम उसको फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से। या डी इस तरह का हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट इस ये रखा हुआ है और इसके चारों तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में मर्ज कर सबमर्ज कर दें तो उस पर चारों तरफ से फोर्स लगेगा। तो अभी मैं बी सी डी के तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ए को लेके एक सिंपल कॉन्सेप्ट से स्ट्रेन को क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं ए वाली स्थिति में आऊँ तो इसका लेंथ माना एल था, इसी का लेंथ एल है। अब इसमें हमने एक फोर्स लगाया तो उसके फोर्स से इसके लेंथ में इतना चेंज आया, ये डेल्टा एल चेंज है। इसका लेंथ पहले एल था यहाँ से यहाँ तक, और फोर्स लगाने के बाद ये डेल्टा एल चेंज हो गया, यानी कि डेल्टा एल बढ़ गया। कम भी हो सकता है अगर हम उसको कंप्रेस करें। और ये जो फोर्स है ये है टेंसाइल फोर्स, हम इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल फोर्स। तो इससे रिलेटेड जो स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और अगर माना हम फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं, अभी तो हम इसको ऐसे खींच रहे थे और अभी हम इसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे अगर दोनों एंड से, तो उस केस में ये हो गया आपका कंप्रेसिव फोर्स, और इसके द्वारा जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस, इन दोनों का मिला जुला जो टर्म है वो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेस जो होता है वो होता है एफ बाई ए, यानी कि जो भी फोर्स अप्लाई किया गया उसको हम डिवाइड करते हैं ए से, तो ये हो गया स्ट्रेस। बट अब हम चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। ओके, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन ये है कि जैसे हमने पाया फोर्स लगने के बाद चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ था उसका, जो ओरिजिनल लेंथ है वो है एल। तो स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है दोनों केसेस में, या हम उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर टेंसाइल कर रहे हैं उसको, या उसको स्ट्रेस है इसमें, तो दोनों केस में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
इसी को कहते हैं हम स्ट्रेन। ओके, और यहाँ पे देखो स्ट्रेन यूनिटलेस है बिकॉज लेंथ का यूनिट जो होता है मीटर होता है। इस लेंथ, क्योंकि चेंज इन लेंथ अल्टीमेटली है तो ये भी लेंथ ही, ये भी लेंथ ही है, तो दोनों मीटर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गया यूनिटलेस, बिना यूनिट के स्ट्रेन। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट स्ट्रेस का, ये हो गया स्ट्रेन का। स्ट्रेन का मतलब कि जो भी चेंज हुआ उसको हम उसके ओरिजिनल साइज लेंथ से डिवाइड करें तो वो स्ट्रेन हो गया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया जो फोर्स अप्लाई हुआ, अगर उस जहां भी वो अप्लाई हो रहा है फोर्स पे, और जो भी एरिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब अगर हम इस पे फोर्स यहाँ ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो ये एरिया इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ये ध्यान रखना इसका। ऐसा नहीं कि आप इस कर्व सरफेस एरिया ले लो, नहीं, जहां पर फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर जो एरिया है वो उसी को, उस एरिया को ही हमें कंसीडर करना है। यहाँ पर हम इसके एंड्स पे का जो एरिया है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, उसी को लेंगे। यानी कि ये ए क्या है, ये वायर इस तरह का है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं समझने के लिए, इस तरह का, तो ये इसका एरिया ए है, तो इस एरिया को कंसीडर कर रहे हैं हम दोनों तरफ, ना कि इस वाले एरिया को, इसके इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आई होप कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इसका क्या उपयोग, क्यों उपयोगी है ये, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। इसका मेन पर्पज ये है कि हर मटेरियल का अपना अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, और जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें हम आपका इलास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट किस यूज़ के लिए है, या उस या कोई वो ट्रेन का ब्रिज है या बस का चलने वाला ब्रिज है, तो उसके ऊपर क्या लोड या फोर्स आने वाला है, तो उस बेसिस पे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, ताकि वो कितना फोर्स उस एब्जॉर्ब कर पाएगा और कितने फोर्स से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इंजीनियरिंग फील्ड में स्ट्रेस स्ट्रेन का बहुत बड़ा, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें लगा है कि कुछ पूछने वाली बात, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।